सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ले आए हैं आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। तो चैप्टर 1 का जो आपका पार्ट 1 है, आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो यहाँ पर देखो 3 टाइप्स दिए हुए हैं: ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। इन सभी की क्या सब कैटेगरीज भी यहाँ पर आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन से। इसकी 3 कैटेगरीज हैं: स्मॉल स्केल, मीडियम और लार्ज। आप वैसे तो नाम से ही पहचान गए होंगे कि क्या मतलब है इन तीनों का, कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और बिजनेस तो हम सभी अपनी लाइफ में डे टू डे में देखते हैं, डील भी करते हैं, परचेज सेल्स कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग परचेज तो करते ही हैं। आप लोग जिस एज में हो अभी, और अगर आप में से किसी के फादर का बिजनेस होगा तो कभी कभी आप शॉप पे जाकर भी बैठते होंगे, तो सेल्स भी करते होंगे, राइट। तो स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जब आप एग्जाम में लेकर आते हो। तो जो टीचर होता है वो उन्हीं फैक्ट एंड फिगर को चेकआउट कर रहा होता है, वो देखता है कि क्या आपने जो मेन वाला फैक्ट है वो लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जो आपको लिखकर ही आना है वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर देता है। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है उसको आप लिखते जाओ, अपने साथ में एक नोटबुक पेन ले लो। बाकी मैं इस वीडियो की लिंक में इसकी पीडीएफ जो भी है, पीपीटी, उसकी पूरी लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपको, तो आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाओ ताकि आप बाद में ना भूल जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस से। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे ही होता है। जैसे कि आप जाओगे ना अगर लखनऊ की साइड या फिर इधर साइड, तो कड़े वगैरह बन रहे होते हैं राजस्थान में, लाख के कड़े। तो वो हर छोटी छोटी शॉप पे भी वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आ जाता है आपका। तो 25 लाख से 5 करोड़ आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। स्मॉल स्केल का बता रही हूँ कि 5 करोड़ रुपए तक आप लगा सकते हो, 25 लाख रुपए से लेकर लगा सकते हो। अगर वो आपकी सर्विस सेक्टर में हो, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो और स्मॉल स्केल पे ही काम हो रहा है आपका, तो आप 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर आप करवा लेते हो तो फायदा ये होता है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है आगे चल के गवर्नमेंट से, ठीक है। यहाँ पर हम इजिली कैपिटल को मोबिलाइज भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट आउट, कि हमारा बहुत छोटा सा बिजनेस है, वहाँ पर जो भी पर्सन है उनके पास ही स्किल्स होती हैं, थोड़े बहुत ही पर्सन काम कर रहे होते हैं, तो इजिली स्किल्स जो भी होती है मोबिलाइज हो सकती है, कैपिटल मोबिलाइज की जा सकती है, ठीक है। ओके। तो हमारा जो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप वाली फॉर्म्स जो होती है वो इसके अंडर में आती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे किसी के फादर के शूज की शॉप है, ठीक है, किसके फादर साइकिल कसने का काम करते हैं, तो साइकिल का हो गया, रेडीमेड गारमेंट सेल आउट करते हैं, या प्लास्टिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, लेदर प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह वो सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस आप देखते हो मार्केट में, वो सब आपके आते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस में। अब आ जाते हैं हम मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस पर, जिसकी लिमिट जो हो जाती है, देखो अब इसमें जो भी लिमिट्स दी हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहले में कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या फिर नहीं है, और इसका एग्जाम्पल मेन इससे ही आपको मीडियम स्केल में क्या होता है कि लिमिट कितनी है, ठीक है। तो लिमिट कितनी दी हुई है यहाँ पर आपकी, 5 करोड़ से 10 करोड़ किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग की है। और उसके बाद में आपकी मिनिमम सॉरी एंड अगर सर्विसेज है तो मिनिमम आपकी 2 करोड़ से मैक्सिमम 5 करोड़ ही जा रही है। वहां पे कितनी थी आपकी, 2 करोड़ थी। तो यहाँ पे जो लिमिट है पैसे लगाने की, इन्वेस्टमेंट करने की, वो आप देख रहे हो बढ़ गई है। उसमें 25 लाख थी, इसमें कितनी हो गई, 5 करोड़ हो गई। उसमें 5 करोड़ मैक्सिमम थी, इसमें 10 करोड़ मैक्सिमम हो गई है। वहां पर क्या थी, 10 लाख मिनिमम थी सर्विसेज के लिए, यहाँ पे कितनी है, मिनिमम 2 करोड़ हो गई है। और वहां पे मैक्सिमम थी 2 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़, वो मैक्सिमम हो गई है। यानी कि स्मॉल से मीडियम पे आ गए, क्योंकि हमारी लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई है, ठीक है। ये प्राइवेट ही होती है, ओनर के द्वारा ही मैनेज की जा रही होती है। कुछ प्रोफेशनल्स यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम्स के लिए, कुछ स्किल्स जो एक्सपर्टीज चाहिए होती है उसके लिए। सोर्स ऑफ कैपिटल लिमिटेड ही होती है, कस्टमर बेस भी हमारा जो भी है लोकल होता है, डिजिटल मार्केट्स का ही होता है। जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है आपकी कुछ भी, तो क्या होता है, लकड़ी लाके वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि अच्छा पलंग बनवाना है तो इस पर्सन की दुकान पे बन जाएगा फर्नीचर का, अगर हमें कुछ भी काम है,
ठीक है, तो वही चीज है कि वो स्मॉल मीडियम स्केल पे आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, ओके। उसके बाद में उसने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया है कि बोथ स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस आर रेगुलेटेड होते हैं अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना कि जो स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस है वो किसके अंडर में रेगुलेट होते हैं, वो होते हैं एमएसएमई के अंडर में रेगुलेट। किस एक्ट के तहत है? 2006 के अंडर में आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिखने के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज मतलब लार्ज, सब चीज बढ़ी गई है, वहां पर हर चीज उसके पास अवेलेबल हो जाती है। लिमिट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा भी आप लगा सकते हो। इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप पब्लिक इन्वेस्टर से पैसा लेते हो। अभी आप जब 12th में आओगे या फिर आपने शेयर्स मार्केट सुना होगा, तो वहां पे क्या पब्लिक इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं वो लोग, खुद से तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जितनी चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितने का आपका बिजनेस है, आपको लगता है कि यस मुझे इतना पैसा चाहिए इस बिजनेस में लगाने के लिए, तो आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल दिया है, रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, इन्फोसिस है, महिंद्रा है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से ही खुद ही समझ आ गया होगा हम किस लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप डिफरेंसेस पढ़ सकते हो, मीनिंग है और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तीनों के क्विक रिवीजन के लिए कि क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, वो आप खुद से पढ़ना। हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर पर्सन अकेला है, वो खुद ही दुकान के सामने खड़ा हुआ है, खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, खुद ही वो वर्कर है, खुद ही लेबर है, सब कुछ वो खुद ही है, खुद ही कमा रहा है, खुद ही खा रहा है, सब कुछ उसी का है। रिस्क है तो उसका है, प्रॉफिट है तो उसका है, सब कुछ उस वही ले रहा है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। शिप क्या होता है? जब दो लोग हाथ मिला लेते हैं, जैसे इमेज में दिखाया गया है, दो पर्सन ने क्या किया, हाथ मिला लिया। भाई ठीक है, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं, तेरे पास भी इतना पैसा नहीं, दोनों का पैसा मिला के मर्ज करके अब बिजनेस चलाएंगे। कुछ टेक्नोलॉजी तुम लाना, कुछ मैं लाऊंगी, कुछ असेट तुम लाना, कुछ मैं लाऊंगी। जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में हम बांट लेंगे, जो भी लॉस होगा आपस में बांट लेंगे। पार्टनरशिप डीड होती है, वो बनानी जरूरी तो नहीं होती, बट अगर बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है। तो उसमें वो क्या लिखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, लॉस होगा तो क्या कंडीशंस होगी, कौन वियर करेगा, कौन कितना वियर करेगा, किसने कितना पैसा लगाया है, कितने कितना पैसा नहीं लगाया है, अगर रिटायरमेंट होती है तब क्या कंडीशंस होंगी, डेथ हो जाती है किसी की तब क्या कंडीशंस होंगी। तो बहुत सारी चीजें होती है पार्टनरशिप डीड में, जो लोग बनाते हैं जब लोग आपस में हाथ मिला रहे होते हैं। मतलब हाथ मिलाना मतलब बिजनेस शुरू कर रहे हैं जब दो लोग आपस में मिलकर। तो मिनिमम पर्सन हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए? 20 चाहिए ऑर्डिनरी बिजनेस में। बट अगर बैंकिंग का केस है तो है 10। ओके, फिर आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसा परिवार हिंदुओं का जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। आप सबकी फैमिली में एक बूढ़ा इंसान होता है, वो क्या होता है, करता होता है, सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, सब कुछ उनके थ्रू हो रहा होता है। तो ये गवर्न हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। एक्ट को मत भूलना, इम्पोर्टेंट होते हैं, मार्क्स इंप्रूव करने में हमारी बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सीनियर मेल मेंबर है, ध्यान रखना इस लाइन को, सीनियर मेल मेंबर नॉट द फीमेल मेंबर, वो करता होता है जो सारे डिसीजंस ले रहा होता है। वहां पर आप मेंबरशिप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मुझे ले लो अपनी फैमिली में, नहीं। वो बाय बर्थ होता है, जो उस परिवार में जन्म लेता है सिर्फ वही उसका मेंबर बन सकता है, कोई और मेंबर्स नहीं बन सकता है। ठीक है, 3 सक्सेसिव मेल जनरेशन कैन बी मेंबर्स। ठीक है, मतलब अब किसी फैमिली में 7 जनरेशन, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल 3 सक्सेसिव मेल जनरेशन ही मेंबर्स हो सकती हैं, उसके अलावा कोई और अनदर जनरेशन उसकी मेंबर नहीं हो सकती है। कि आपके दादा, आपके पिताजी और आप, 3 जनरेशन हो गई, आप तीनों ही उसके मेंबर बन सकते। लेकिन उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट बिल्स आए थे 2004 में, जिसके अंडर वुमेन्स को भी इनहेरिटेंस का राइट दिया गया था। इक्वल राइट्स वहां पर भी मिले थे, मतलब अब वुमेन्स भी वहां पर करता बन सकती थी। ठीक है, फिर आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि एक ऐसी सोसाइटीज जो बहुत, जहां पर बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन होते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है इन सोसाइटीज का, किस एक्ट के अंदर? 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। जो कैपिटल रेज की जाती है वो मेंबर्स से ही की जाती है। अब होता क्यों है? देखो, ये आपस में इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो आपस में इसलिए मिल रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर जिसको भी जरूरत पड़े हम उसकी हेल्प कर सके। मतलब होता है ना कि मैं अकेला कितना कमाऊंगा, लेकिन जब 4 जनों की इनकम मिलती है तो एक बड़ी इनकम हमारे पास जनरेट हो जाती है। देखो, मान के चलो कि 10 लोग हैं एक ग्रुप में, 10 लोगों ने 25-25 हजार रुपए डाले पूरे साल। ठीक है,
एक साल 25,000 रुपए डाले, पूरे एक साल मतलब पूरे एक साल में 25,000 रुपए पर पर्सन ने डाले, तो कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए हो गए। अब किसी पर्सन के घर में उन 10 में से ही किसी एक पर्सन के घर में कोई इमरजेंसी केस हो गया, ठीक है, कोई सिचुएशन हो गई, फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट हुई, अब वो कहाँ जाएगा? तो बैंक के पास जाएगा लोन लेने, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जी ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब वो मेरी हेल्प करेगी उस टाइम पे कि मुझे फाइनेंस के लिए कहीं और हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैं उस पैसे को वहां से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये चीज रूटीन बेसिस पे चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे हाउसिंग हो गया, कंज्यूमर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जहां से आप क्रेडिट ले सकते हो, हालांकि कुछ टर्म्स कंडीशंस उन सब में भी होती हैं, ऐसा नहीं कोई उठा के पैसे दे देगा आपको, टर्म्स कंडीशंस होती हैं, बट वो हेल्प के लिए बनी होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी होती। मेजरली ये होता है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंपनी से रिलेट मत कर लेना, कंपनीज अलग होती है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्टॉक कंपनी क्या होता है? कंपनी तो कंपनी ही है भाई साहब, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है 1956, ठीक है। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं सारे अफेयर्स को, मतलब सारे डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ओनर कौन है? वो नहीं जिसने बिजनेस शुरू किया, ओनर है शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, पब्लिक से पैसा मांगते हैं हम, तो वो होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है। मान के चलो मुझे कंपनी शुरू करनी है, 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मेरी जेब में थोड़ी ना रखे हैं 5 करोड़ रुपए, राइट? किसी के पास नहीं होते, बिजनेस ही क्यों कर रहे होते हैं अगर इतने पैसे होते। अगर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं क्या करूंगी? मैं पब्लिक के पास जाती हूँ, उससे कहती हूँ कि भाई मैं ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू कर रही हूँ, जो भी मेरा प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, इसमें सारी डिटेल्स होती है कि भाई मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी क्या है क्या नहीं है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगी, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, कहाँ से माल लेगी, कितना इसका प्रॉफिट अर्न हो सकता है, मार्केट में क्या है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं पब्लिक को कि भाई ठीक है, हमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आप परचेज कर लो। तो जब पब्लिक परचेज कर लेती है तो पब्लिक क्या करती है? शेयर्स को परचेज करने के लिए पैसा देती है कंपनी को, कंपनी के पास में पैसा आ जाता है, उसके बदले में वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, यानी कि वो ओनर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? दो ओनर सॉरी प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट जब पब्लिक की बात होती है तो मिनिमम 7 चाहिए, बट मैक्सिमम लो भी लिमिट नहीं होती है। पब्लिक कंपनी मतलब जो कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, लार्ज स्केल बिजनेस होता है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है बाय लॉ एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन। देखो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जो कंपनी है वो तो सांस नहीं ले रही, उसका ओनर ही तो सांस ले रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो उसको हमने क्रिएट किया होता है लॉ की नजरों में कि हाँ भैया ये बिजनेस है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये है जो भी है, उसकी अपनी अलग लीगल एंटिटी होती है। जब आप जनरल एंट्रीज करते हो तो वो बिजनेस के परस्पेक्टिव से कर रहे होते हो, बिजनेस के नजरिए से कर रहे होते हो, ना कि अपने नजरिए से। तो इसलिए जितनी भी वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, अगर कोई केस करता है बिजनेस पे तो वो हमारे नाम पे केस नहीं करेगा, वो हमारे बिजनेस के नाम पे केस करेगा, ठीक है। हम ये समझते हैं कि टाटा पे केस हो गया कि इस कंपनी पे केस चल रहा है, तो कंपनी पे केस चलता है क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन की वो चलती ही रहेगी। कॉमन सी लेंगे उसके साइन, एक पर्सन है वो साइन कर देगा अपने हाथ से, लेकिन वो आर्टिफिशियल है तो वो साइन कैसे करेगी? तो उसके लिए सील बनाई जाती है, यानी कि स्टैंप बनाई जाती है कि अगर उसने कहा कि ठीक है ये पेपर ऑथराइज्ड मैं करता हूँ, इस पेपर को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, तो उस पर सील लगाकर अपनी स्टैंप लगाकर कंपनी बताती है इस बात को कि मैंने साइन कर दिया, मतलब कि कंपनी के साइन इज इक्वल टू द स्टैम्प। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड जो बाकी का बचा है थर्ड वाला आपका, वो हम कल की वीडियो में देखते हैं, कल पढ़ते हैं। तो जब तक कि आप इस पूरे को रिवाइज कर लो और अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो अपने, जितना भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया है इसमें वो सारा हाईलाइट कर लेना, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले। तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।